मेटल्स को स्टडी करने के बाद अब अगला सवाल ये उठता है कि मेटल हमको मिलेगा कहाँ से मिलेगा मेटल? तो कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली अर्थ से मिलेगा, और वो भी कहाँ? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या हो गया? ये देखो, ये जो अर्थ है वहाँ से 5 किलोमीटर नीचे तक आपको उतनी खुदाई करनी है, राइट? तो वहाँ पर आपको मेटल मिल जाएगा। अब ये जो मेटल मिलेगा क्या आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा? मतलब अगर आपको आयरन चाहिए तो जमीन को खोदो, सीधा आयरन रॉड निकलना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कॉपर चाहिए तो आपने देखा कि जमीन खोदा और वहाँ से कॉपर की रॉड निकल रही है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो आपको जो भी मेटल मिलता है सबसे पहले वो मिलता है अर्थ क्रस्ट से, एंड दूसरा वो मिलता है इन द कंबाइंड फॉर्म। वो मिलता है इन द कंबाइंड फॉर्म। मतलब कि अगर आपको चाहिए कॉपर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कॉपर तो कॉपर मिलेगा कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर मिल सकता है कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में। प्योर कॉपर आपको नहीं मिलेगा, होगा तो कॉपर सल्फाइड होगा या फिर कॉपर ऑक्साइड होगा। सपोज एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम आपको ऐसा मिलेगा Al2O3.2H2O, ऐसा मिल सकता है, या फिर हो सकता है वो आपको ऐसे मिले Na3AlF6। तो कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल रहा है। सपोज आपको सोडियम चाहिए तो प्योर सोडियम मिलेगा? नहीं मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। NaCl हो गया, जैसे देखो क्लोरीन के साथ चिपका हुआ है, कंबाइंड फॉर्म है। तो जो भी मेटल मिलेगा अर्थ क्रस्ट से मिलेगा और कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। अब हमको करना क्या है? हमको एक्सट्रैक्शन करना है। सपोज मुझे कॉपर चाहिए तो मुझे कॉपर सल्फाइड में से सल्फर को हटाना होगा और तब जाके मुझे कॉपर मिलेगा। मुझे अगर सोडियम चाहिए तो मुझे क्लोरीन हटाना होगा तो मुझे सोडियम मिल जाएगा, राइट? सिमिलरली Al2O3.2H2O में ऑक्सीजन और वाटर को रिमूव करूंगा तो जाके मुझे एल्यूमिनियम मिलेगा। तो हमें क्या करना है? रिफाइनिंग करना है, एक्सट्रैक्शन करना, उसका रिफाइनिंग करना है, राइट? तो जो भी मिलेगा अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। ये जो कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल रहा है इसे हम मिनरल कहते हैं। ये जो मैंने बोला CuS, CO, ये सब क्या है? दीज आर द मिनरल, दीज आर द मिनरल। सो व्हाट आर मिनरल? तो मिनरल के लिए मैं बोल सकता हूं कि द कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल आर नोन एज मिनरल। द कंबाइंड state of metal, the combined state of metal are known as mineral। तो जब आप जमीन खोदते हो तो जो भी आपको मिलता है सब मिनरल है, जो भी आपको मिलता है सब मिनरल है। लेकिन क्या हर एक मिनरल में से आप प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? क्या हर एक मिनरल में से आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, कुछ ही ऐसे होंगे मिनरल जिसमें से आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या इंडिया में आप किसी भी कोने में चले जाओ और खेती करना शुरू कर दो तो आपको क्या डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा? जैसे मान लो आपको सेब चाहिए, एप्पल चाहिए, तो एप्पल कहाँ मिलेगा? नॉर्दर्न साइड में मिलेगा। जैसे कश्मीर जाओ तो कश्मीर में एप्पल मिलेगा, क्योंकि वहां की मिट्टी में वो कैरेक्टर है कि वो एप्पल प्रोड्यूस कर सकती है। यहां पर आप एप्पल उगाने को जाओ तो शायद वो आपको आउटपुट ना मिले, है ना? तो एप्पल की खेती के लिए कश्मीर की तरफ जाओ। तो यहां पर भी वही है कि आप जो भी खुदाई कर रहे हो, जो भी मिल रहा है सब मिनरल है, लेकिन जिसमें से आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाओ जिस मिनरल में से, उसी को हम लोग ओर बोलते हैं, उसी को हम लोग ओर बोलते हैं। तो मैं एक चीज यहां पर लिख सकता हूं कि द मिनरल फ्रॉम वेयर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, profitably are called ore। तो सब कुछ मिनरल है, लेकिन जिस मिनरल में से आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे किसी मेटल को, उसे ही आप ओर बोलोगे। समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है NaCl और दूसरा है Na3AlF6। अब ये जो NaCl है, व्हाट इज NaCl? NaCl इज द रॉक सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। Na3AlF6 क्या है? दिस इज क्रायोलाइट। अब मुझे चाहिए था सोडियम के लिए मैंने एक उठाया रॉक सॉल्ट और दूसरा उठाया मैंने क्रायोलाइट। तो देखो दोनों में सोडियम है। अब मैंने रिफाइन करने की कोशिश की। सोडियम में से जब मैं NaCl में से जब मैं सोडियम निकालता हूं तो मेरा खर्चा आया 10 रुपए का, लेट्स से 10 रुपीज। 10 रुपए में मैंने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्रायोलाइट का जब मैंने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर 60 रुपया लग रहा है रिफाइनिंग में। तो NaCl सस्ता पड़ रहा है एंड क्रायोलाइट महंगा पड़ रहा है। दूसरा, NaCl में अगर मुझे सोडियम चाहिए था तो मुझे 2 दिन लग रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट मैं, तो 2 डेज लग रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने में।
और जब मैं Na3Al में से सोडियम को निकालता हूं तो मुझे 8 दिन लग रहे। तो आप एक चीज नोटिस करो कि NaCl में से सोडियम निकालना ज्यादा आसान है। कहने को मिनरल ये दोनों ही है, NaCl भी एक मिनरल है एंड Na3Al दैट मीन्स क्रायोलाइट भी एक मिनरल है, दोनों के दोनों यहां पर मिनरल है। लेकिन जब मैं बोलूं और, तो NaCl को मैं और बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि वहां से मुझे सस्ते में सोडियम मिल पा रहा है, जबकि Na3Al मतलब क्रायोलाइट को मैं और नहीं बोल सकता। समझ में आया? तो NaCl इज एन ओर फॉर सोडियम, लेकिन क्रायोलाइट इज नॉट एन ओर फॉर द सोडियम। मिनरल ये दोनों ही हैं। तो याद रखो कि मिनरल के अंदर और आते हैं, मिनरल के अंदर और आते हैं। तो एक स्टेटमेंट में यहां पर बोल सकता हूं कि ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे के सारे ओर्स मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे के सारे ओर्स मिनरल हैं, सारे के सारे ओर मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। वही मिनरल ओर कहलाएंगे जिससे आप प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट लिखी है, द मिनरल फ्रॉम वेयर द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड, एक और है प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, इसमें कन्वीनियंटली भी लिख दो, कन्वीनियंटली आर नोन एज ओर, आर नोन एज ओर। ऑलराइट, अच्छा कुछ एग्जाम्पल जैसा देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल, दिस इज मेटल एंड ये है उसका ओर, नेम ऑफ ओर, नेम ऑफ ओर, एंड द थर्ड वन इज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मतलब कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। अब जैसे एल्युमिनियम, मुझे चाहिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तो मुझे बहुत सारे मिनरल में मिलेगा, लेकिन मुझे वही मिनरल लेना होगा जिससे मैं प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। और एल्युमिनियम का जो मिनरल है जिसे आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाते हो वो बॉक्साइट कहलाता है। तो एल्युमिनियम का जो ओर होगा वो क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा, लेकिन जहां से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो है बॉक्साइट। और फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। दूसरा जैसे लेड, लेड, तो लेड के लिए मेरे पास है गैलिना, लेड का जो ओर है उसको क्या बोलते हैं? गैलिना, और इसका फॉर्मूला होता है PbS। तीसरा जैसे मुझे चाहिए सिल्वर, मान लो सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर के लिए है आर्गेनेटाइट, ArGenTiTe, और इसका कंपोजिशन है Ag2S। देखो ये सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज मुझे आयरन चाहिए, तो आयरन का जो ओर है उसे हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, हेमेटाइट। आयरन मिलता बहुत जगह है, लेकिन जहां से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो रहा है जिस मिनरल से, उसी को हम लोग ओर बोल रहे हैं, और इसका ओर कौन है? हेमेटाइट, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3, Fe2O3। जैसे जिंक, अगर मुझे जिंक चाहिए तो जिंक के लिए जो बोला जाता है वो है और जिंक ब्लेंडी, और केमिकल कंपोजिशन क्या है? ZnS। तो ये कुछ कॉमन मेटल्स के मैंने आपको दे दिए हैं, दीज आर द ओर एंड उसके केमिकल कंपोजिशन। तो याद रखो मेटल कहाँ मिलता है? हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है। क्या प्योर फॉर्म में मिलता है? नहीं। किस में मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और ये जो कंबाइंड फॉर्म है इन्हीं को हम लोग मिनरल बोलते हैं, ये जो कंबाइंड फॉर्म है इसी को हम लोग मिनरल बोलते हैं। और ऐसे मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर पाएं उसे ही हम लोग ओर बोलेंगे। तो हमको रिफाइन कहाँ से करना है? हमको रिफाइन कहाँ से करना है? ओर से करना है, मिनरल से नहीं करना है। मिनरल तो सब है, लेकिन ऐसे मिनरल जिसमें क्वांटिटी बहुत अच्छा है मेटल का, उसी को ही हम लोग ओर बोलेंगे और उसी से ही हम लोग निकालेंगे। तो ज़्यादा अमाउंट में भी मिलेगा और प्रॉफिटेबली भी मिलेगा। अब हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अक्रेंस तो समझ में आ गया कि भाई एक और उठा लो। अब हमको देखना है कि हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें। सो द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।
एंड इस ब्रांच ऑफ साइंस को जिसमें आप एक्सट्रैक्शन पढ़ते हो इज नोन एज मेटलर्जी, इज नोन एज मेटलर्जी। तो कल के दिन अगर कोई आपसे पूछता है, आप किसी से पूछते हो कि भाई साहब क्या कर रहे हो, और वो बोलेगा कि मैं मेटलर्जी कर रहा हूँ, तो समझ जाओ कि वो सीख रहा है कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर। तो भाई कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो ज़रा समझिए। आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर आपको वो मेटल मिल सकता है, डिज़ायरेबल मेटल मिल सकता है। जैसे मान लो आपको आयरन चाहिए, तो सबसे पहले आपने पूरे इंडिया में सर्वे किया कि किस मिट्टी में आयरन ज़्यादा है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में गए और आपने एनालिसिस किया, आपको मालूम पड़ा कि झारखंड में आयरन है। आपको मालूम पड़ा कि झारखंड में आयरन आपको मिल सकता है, क्योंकि आयरन का ओर क्या होता है, हेमेटाइट, और हेमेटाइट कहाँ मिला आपको, झारखंड में। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे झारखंड जाना है। चल गए आप वहाँ पर अपने बुलडोज़र लेकर के, चलो अब हम आयरन निकालेंगे। तो झारखंड में आपने एक ज़मीन खरीदी, अब आप क्या कर रहे हो, उस ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर रहे हो, ज़मीन की खुदाई करना शुरू कर रहे हो। तो जब आप ज़मीन की खुदाई करना शुरू करोगे बुलडोज़र से, तो आपको क्या मिलेगा, तो एक तो आपको ओर मिलेगा, उस खुदाई में ओर निकलेगा, प्लस इम्प्योरिटीज़ निकलेगी। इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या हो गया, जो मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गई, रेत हो गया, कंकड़ पत्थर, बहुत कुछ मिल सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप गए और आपको बस जो डिज़ायरेबल था हेमेटाइट वही मिला, है ना, नहीं ना, तो इम्प्योरिटीज़ भी मिलेगी। ये जो इम्प्योरिटीज़ है इनको गैंग भी बोला जाता है, इनको गैंग भी बोला जाता है, या फिर मैट्रिक्स। तो आपने बुलडोज़र उठाया, खुदाई की, और खुदाई में आपको एक तो मिलेगा ओर क्या है यहाँ पर, ओर क्या है, हेमेटाइट, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, आयरन का, तो आयरन का ओर है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट के साथ साथ आपको गैंग मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, उसको एनरिच करना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसमें भी आपको क्या करना होता है, कई सारी मेथोडोलॉजी हैं। जैसे सबसे पहला है हैंड पिकिंग। आपने बुलडोजर से मिट्टी उठवाई और आपने देखा कि आपको मालूम है कि ये प्योर सिर्फ ओर नहीं है, इसमें मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी हैं। तो आपने क्या किया, हैंड पिक किया, मोटे मोटे जो पत्थर थे उसको उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरा, आपने देखा कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे, उठा के बाहर फेंक दिया। किसी ने प्लास्टिक डाल रखा था, बॉटल फेंक रखी थी, वो सब उठा के डाल दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। आपको नज़रों से दिख रहा है कि भाई ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जैसे मान लो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, अब चूना पत्थर थोड़ी ना चाहिए आपको, तो उठा के आपने बाहर फेंक दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा है यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, अब ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने पानी भरा, इसमें ये भर दिया पानी। अब आपने जो मिट्टी खोदी थी उस मिट्टी को आपने इसमें डाल दिया, इसमें पोर कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो मिट्टी है, मिट्टी तो इसमें घुल जाएगी, पानी में, मिट्टी पानी में घुल जाएगी। और ये जो हेमेटाइट है, ओर है, ओर क्योंकि भारी होता है, ऑब्वियसली आयरन है, भारी होता है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। ओर हेमेटाइट है यहाँ पर, तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा और जो मिट्टी है वो पानी में घुल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सारा का सारा पानी फेंक देना है। और जब आप ये सारा का सारा पानी फेंक दोगे तो जो मिट्टी थी उसके साथ वो बह जाएगी, मिट्टी बह जाएगी और बच क्या जाएगा नीचे, ओर पार्टिकल्स। तो क्या था ये, दिस वाज कॉल्ड एज ग्रेविटी सेपरेशन। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने मिट्टी लिया, आपने खुदाई के टाइम पे जो एक्सट्रैक्ट किया मिट्टी, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो हेमेटाइट भारी था, या बोल सकता हूँ ओर भारी था, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, और मिट्टी थी वो घुल गई, और मिट्टी जब घुल गई तो आपने पानी बहा दिया, तो सारी मिट्टी भी चलेगी, वॉश कर दिया बेसिकली। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा है, इसी में ही एक और तरीका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, फिर भी एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे सल्फाइड वाले जो ओर होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंडिंग, जिंक ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जिंक सल्फाइड होता है, ZnS, सल्फर मौजूद होता है। गैलिना, लेड सल्फाइड, उसमें भी सल्फर मौजूद होता है। तो ये जो सल्फर वाली चीज़ें हैं ना, ये ऑयल के साथ घुल जाती हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो सल्फाइड ओर है, ये जो सल्फाइड ओर होते हैं,
सल्फाइड ओर, ये घुल जाते हैं ऑयल में। और ये जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग बोलूँ या फिर इम्प्योरिटीज भी बोल सकता हूँ, या मैट्रिक्सेस, ये जो मैट्रिक्स सॉरी ये जो गैंग होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व रहते हैं। तो करते क्या है, देखो इसमें करते क्या है, ये एक बर्तन लिया मैंने, इस बर्तन में मैंने पानी डाला, ये जो बर्तन है इस बर्तन में मैंने पानी डाला, और पानी के साथ साथ मैंने ऑयल डाला। तो ये जो ऊपर की लेयर है ये ऑयल की है, ये ऑयल है और नीचे वाटर है। एक ही बर्तन में ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। और फिर मैंने ये जो खुदाई के दौरान जो मिट्टी उठाई थी सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा कि ये जो गैंग पार्टिकल है, गैंग पार्टिकल पानी के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं। अब होता है ना, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, राइट। जैसे तेल और पानी कभी आपस में घुलते नहीं है। आप नमक को पानी के अंदर घोल सकते हो, लेकिन नमक तेल में इजीली डिसॉल्व नहीं होता। तो नमक का रिश्ता किसके साथ है? पानी के साथ ज़्यादा गहरा है। अगर नमक को आप पूछ लो कि तुम तेल में घुलना पसंद करोगे या पानी में, तो नमक बोलेगा कि मैं पानी में घुलना ज़्यादा पसंद करूंगा, राइट। तो एक चॉइस वाली बात है। तो ये जो गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स ये घुले वाटर में। तो वाटर में कौन घुल गया? गैंग पार्टिकल। एंड ये जो सल्फाइड ओर्स थे, सल्फाइड ओर कहाँ जाके घुले? ऑयल में। ये जो सल्फाइड ओर है ये घुल गए ऑयल में, और उसके बाद क्या करना है? आपको सेपरेट आउट कर देना है। तो आपको लास्ट में मिला क्या? आपको मिला सल्फाइड ओर डिसॉल्व्ड इन ऑयल, जबकि गैंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। बस अब सेपरेट कर लो, तो गैंग अलग हो गया एंड सल्फाइड ओर अलग हो गया। अब उस सल्फाइड ओर में से आप क्या करोगे? जो और पार्टिकल्स है उसको सेपरेट आउट कर लोगे। तो ये फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद चौथा मेथोडोलॉजी है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? देखो, एक कन्वेयर बेल्ट होती है, दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब आपने देखा होगा जैसा एयरपोर्ट पे होता है, आप उसके ऊपर अपना सामान रख देते हो और वो रोलर के थ्रू वो आगे बढ़ता चला जाता है। या कभी टीवी पे देखा होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसा लगा होता है। एंड ये देखो, ये एक फनल है यहाँ पे, है ना। अब ये जो रोलर होता है ये कुछ ऐसा घूमता है, तो कन्वेयर बेल्ट इस वे में घूम रहा होता है। अब आपको करना क्या है? जो भी मिट्टी आपने निकाली है खुदाई के दौरान वो इसके अंदर डाल दो। अब वो मिट्टी जब जाएगी तो इसके अंदर आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट आगे को बढ़ रहा है ना, इस वे में। अब ये जो पहला वाला रोलर होता है, ये वाला, ये मैग्नेटिक होता है। किसका बना होता है? ये मैग्नेट का बना होता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब आपने ये जो मिट्टी इसमें डाला, इस मिट्टी में ओर के पार्टिकल्स भी रहे होंगे, इसमें ओर के पार्टिकल्स भी रहे होंगे, और इसमें मिट्टी भी रही होगी, है ना। ओर भी रहा होगा और मिट्टी भी रही होगी। अब जो मिट्टी है, मिट्टी तो कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, तो ये मिट्टी जा करके आगे गिर जाती है ऐसा स्पीड में। ये मिट्टी गई और आगे जा करके इस वे में गिर गई। एंड ये जो और पार्टिकल होते हैं ये हैवी तो खैर होते ही हैं, मैग्नेट के साथ ये अट्रैक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा पास गिरते हैं क्योंकि मैग्नेट इनको खींच लेता है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैग्नेट, ये रोलर किसका बना हुआ है? मैग्नेट का बना हुआ है। तो मैग्नेट क्या करेगा? इस और पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हेमेटाइट है ना, आयरन है, आयरन तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के साथ। तो ये थोड़ा पास में गिरेगा, जबकि मिट्टी थोड़ी दूर गिरेगी। अब आपको दो बर्तन उठा लेना है, ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। तो बर्तन नंबर 1 में क्या है? ओनली मिट्टी। बर्तन नंबर 2 में क्या है? और पार्टिकल्स। तो हो गया सेपरेट आउट। सो दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो पहला स्टेप है वो है कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें आप सामने सामने जो आपको इम्प्योरिटीज दिखाई दे रही हैं उनको आप सेपरेट आउट कर देते हो, उनको आप सेपरेट आउट कर देते हो। तो अब आता है सेकंड स्टेप, जो सही मायने में एक्सट्रैक्शन है। इससे पहले आपने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन में सारी इम्प्योरिटीज निकाली जो विजिबल थी। अब आता है एक्सट्रैक्शन। तो ये जो एक्सट्रैक्शन होगा ये 3 अलग अलग तरीके से होगा। इसमें जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला उसके लिए बना हुआ है जो बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो एक्सट्रैक्शन के 3 मेथोडोलॉजी हैं। पहला मेथोडोलॉजी उन मेटल्स के लिए अप्लाई होगा जिनकी रिएक्टिविटी लो है, मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे एग्जांपल गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। तो इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का मेथोडोलॉजी अलग होता है। दूसरा फिर इसमें आता है मेटल्स विथ
सेकंड इज मेटल्स विथ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल्स विथ मॉडरेट रिएक्टिविटी, एग्जाम्पल आयरन, जिंक, लेड एक्सेट्रा। एंड इसके बाद तीसरा आता है मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो इनको रिफाइन करने का तरीका अलग होता है। अब सबसे पहला वाला देखते हैं, मेटल विद लो रिएक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन। सो द फर्स्ट वन, मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था, गोल्ड लिया, प्लेटिनम लिया। अच्छा, इसमें कॉपर भी आता है, कॉपर की भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा घर में बिजली की जो तारें बनी होती है वो कॉपर की बनी होती हैं, रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, काफ़ी दिनों तक चल जाता है। जैसे मर्क्यूरी का भी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होता है, राइट। तो ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इनको रिफाइन करना बहुत आसान है। क्या करना होता है, सिर्फ इनको गर्म करना होता है। आप अगर कभी डिस्कवरी चैनल देखोगे, उसमें एक शो आता था गोल्ड रश करके। गोल्ड रश में क्या होता था कि वो लोग जो बंदे हैं वो पहले खुदाई करेंगे, गोल्ड निकालने के लिए पहले खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद जो मिट्टी आई उसको धोते थे, तो मिट्टी जो थी वो बह जाती थी और बच जाता था मोटे मोटे गोल्ड के पार्टिकल। फिर उसको गर्म करते थे, गलाते थे, और गलाने के बाद गोल्ड के उनको चंक्स मिल जाते थे। तो बड़ा आसान था। गोल्ड निकालना बहुत आसान है क्योंकि गोल्ड अपने प्योर फॉर्म में मिल जाता है। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये अपने नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जबकि अगर मैं बात करूं कॉपर, मर्क्यूरी की, तो ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। तो क्या करना होता है, जस्ट गर्म करना होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, जस्ट हीट करना है, सिंपली हीट कर दो। अब एग्जाम्पल जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है ये, इसको आपको गर्म करना है। तो जब आपने गर्म किया तो गर्म करने के बाद क्या होगा, दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो जब आपने इसे गर्म किया तो डेल्टा इज द सिंबल फॉर द हीट, राइट। तो ये बन जाएगा 2HgO प्लस 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के अलग हो जाएगी। देखो पहले किस फॉर्म में था, सल्फाइड फॉर्म में था, अब ये क्या बन गया, ऑक्साइड। व्हाट इज दिस, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन के तैयार हुआ फर्स्ट स्टेप में 2HgO, इसको फर्दर हीट करो। तो फर्दर हीट करोगे तो बन जाएगा 2Hg, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एंड O2, क्योंकि मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। किया क्या आपने, सिंपली सिर्फ गर्म किया, गर्म किया तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, सल्फर डाइऑक्साइड बन के अलग हो गया, और क्या प्रोड्यूस हुआ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर हीट किया और क्या बन के तैयार हो गया, मर्क्यूरी, है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कॉपर का, 2Cu2S, दिस इज क्यूप्रस सल्फाइड। अब सॉलिड फॉर्म में है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया 3O2, क्योंकि हमने हीट करा बेसिकली जलाया, तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्साइड बन जाएगा। तो Cu2O, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, प्लस 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर बाद में ये जो ऑक्साइड बन के तैयार हुआ 2Cu2O सॉलिड फॉर्म प्लस Cu2S, ये देखो, ये देख रहे हो क्या, एक यहाँ पर ये तो नया वाला है, ये देख रहे हो क्या, Cu2O ये नया प्रोड्यूस हुआ, और ये Cu2S ये एक और है। तो एक क्यूप्रस सल्फाइड एंड एक क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, एंड ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये तो आपने स्टार्टिंग में यही लिया था,
अब देखो एक क्यूप्रस सल्फाइड थोड़ी होता है, वो तो रिएक्शन में आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपने 2 क्यूप्रस सल्फाइड लिया है, पर ऐसे तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। तो नया क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस जो ओरिजिनली लिया हुआ क्यूप्रस सल्फाइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इनको फर्दर आप हीट करते हो तो ये बनाता है कॉपर अलग एंड यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड अलग इन द गैसेस फॉर्म। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी बड़ा आसान है, सिर्फ गर्म कर देना है एंड टास्क खत्म।